हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा प्रयास कर रहे होंगे कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और लाइफ में कुछ अच्छा करना है। जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं, ये है हमारे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका कि नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो बेटा ये है हमारे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर और इसी से शुरुआत करनी है हमें अपनी पढ़ाई की। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझना है। क्यों? क्योंकि ये है फर्स्ट चैप्टर। जब आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आएगा तो आप इसके बेसिक्स को समझ करके आगे के नेक्स्ट चैप्टर को समझ पाओगे, जिसका के नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आप खुद ही से सोचो, जब आपको अच्छे से पदार्थों के बारे में पता होगा तभी ना आप जान पाओगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या है बेटा, रिलेटेड है। इसलिए आपको ध्यान से सुनना और समझना है। जब आपको एक चैप्टर के बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर भी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बेटा जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि इस चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, तो सबसे पहले तो एक बार ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में, यानी कि आज के इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो हमारे आज के जो टॉपिक हैं वो है बेटा, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की, कि एक्चुअली में फिजिकल नेचर क्या है मैटर का। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रॉपर्टीज किसकी, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की। तो ये सब कुछ हमें आज अच्छे से पढ़ना है और आप सभी को ध्यान से समझना है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में मैटर होता क्या है, पदार्थ होते क्या है। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो आप एक बात समझो कि पदार्थ क्या ही होगा। क्या पदार्थ कोई बहुत बड़ी चीज होती होगी या बहुत छोटी चीज होती होगी? देखो मन में क्वेश्चंस आने चाहिए। क्या हम पदार्थ को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? किस प्रकार का होगा? ये सारे क्वेश्चंस हमको समझने हैं, जानने हैं और इनके बारे में पता लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा एक चीज समझना बहुत ध्यान से, क्या एक छोटी सी लीफ, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक छोटी सी लीफ से लेकर के, पता है तुम्हें अच्छे से एक बात, क्या एक छोटी सी प्यारी सी लीफ से लेकर के एक बड़े से ट्रक की बात करें आपसे हम, ठीक है, मैं आपसे आपकी बात करूं, यानी कि ह्यूमन बींग्स की बात करूं, ठीक है, मैं आपसे बात करूं एनिमल्स की, हम सभी बेटा क्या है, मैटर हैं। आपको पता है हम सभी क्या है, मैटर है। ये जो हवा आपको दिख रही है ये भी क्या है, मैटर है। ये जो विंड ब्लो कर रही है ये भी मैटर है। जो नदियों में पानी बह रहा है वो भी मैटर है। अब आपके मन में आएगा मैम ऐसे क्यों कह रहे हो, कि क्या फिर जो आसपास हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है वो सब मैटर है? बिल्कुल सही, हमें आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मैटर है। बट यहाँ पे एक बात और ध्यान से समझनी है, एक शर्त भी है। वो शर्त क्या है? मैटर वो है जो आस पास दिख तो रहा है लेकिन उसका उसका कोई ना कोई मास जरूर होना चाहिए, द्रव्यमान जरूर होना चाहिए। मैटर वो है जिसका अपना कोई ना कोई मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, यानी कि स्थान को घेरता हो, तो वो कहलाता है मैटर, यानी कि पदार्थ। तो ये बात है। तो ये बात सच है कि पत्ती से लेकर के, ट्रक से लेकर के, बहने वाली हवा से लेकर के, पानी से लेकर के, सब कुछ क्या है, मैटर है। आप अगर क्लासरूम में हो तो आपको जो ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है वो भी मैटर है, डेफिनेटली मैटर है। आप भी मैटर हो, हम भी मैटर है, मेरे हाथ में ये पेन है ये भी मैटर है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें दो कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं और वो दो कंडीशंस क्या है? एक ये है कि वो मैटर वो है जिसका अपना कोई ना कोई मास हो और साथ ही जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। चलो भाई इतनी बात तो क्लियर होती। अब बात करते हैं कि हमें चीजें जैसी दिखाई देती हैं। देखो एक बात हम कहते नहीं कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कोई चीज किस तरीके से दिख रही है ना, वो बात होती है फिजिकल अपीयरेंस की। कोई सामान भी लेने जाते हैं, सपोज मैं आपसे कहूँ, कोई मान लीजिए अभी गर्मियों के दिन है तो मान लीजिए न्यू, इस समय पे क्या होता है लोग रेफ्रिजरेटर्स न्यू लेते हैं या कुछ है, तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले तो चीज को देखो, उसके फीचर्स तो ऑब्वियस सी बातें हम जानते ही हैं उनके बारे में, कोई भी चीज है कि उसके क्या क्या फीचर्स है, लेकिन सबसे पहले उसके फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि एक्चुअली में इसका साइज कितना बड़ा है, क्या इसमें हम अच्छे से सामान रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, इसका कलर कैसा होते हैं, अपना पर्सनल पर्सनल चॉइस होती है कि हम ये कलर। तो बात सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है
कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम मैटर को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। वो क्या है बेटा? वो है आपके सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, इन तीन बेसिस पे, इन 3 कैटेगरीज पे हमने इनको क्या किया है? कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है। किस बात पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक अवस्था क्या। आई होप आप सभी बच्चों तक मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, उनका रासायनिक रूप से वो किस तरह से, उनका रासायनिक कॉम्पोजिशन कैसा है, ठीक है ना, किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, किस तरह से उनका केमिकल स्ट्रक्चर्स है उन मैटर का। तो इसके बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया है। ध्यान से समझना है, इस बेसिस पे पूछा भी जाता है कई बार से, केमिकल बेसिस पे, या केमिकल कहना ज्यादा सही नहीं होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया है एज अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस से मतलब बेटा क्या है? शुद्ध पदार्थ। और मिक्सचर से तो हम समझते ही है मिश्रण। अब आपके मन में क्या आएगा कि मैम प्योर सब्सटेंस, हालांकि जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, नेक्स्ट चैप्टर उसका नाम ही है इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो वहां पे हम और डिटेल में जानेंगे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में। बट अभी की बात इतना करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में ना सही, बट इतना मैं जरूर आपको बताती हूँ कि प्योर सब्सटेंसेस से मतलब ये है कि वो सारे पदार्थ जिनमें सारे ही के सारे जो एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों या पार्टिकल्स हों, सब एक जैसे हों, तो हम उनको कहेंगे कि शुद्ध पदार्थ है। सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, सभी के सभी कण कैसे हों, वो एक जैसे हों, तो वो हो गए प्योर सब्सटेंसेस। अब हमने प्योर सब्सटेंसेस को भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोले तो तत्व, हम सभी जानते हैं, और कंपाउंड्स बोले तो यौगिक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आप सभी बच्चे, ठीक है क्या भाई? एक बात तो ये हो गई कि प्योर सब्सटेंसेस को हमने एलिमेंट और कंपाउंड में क्या किया है? क्लासिफाई किया है। अब बात आती है मिक्सचर की। तो बेटा जब भी हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर को आप इस तरह से समझ लो कि वाकई में जब हम 2 या 2 से अधिक चीजों को, कई सारी चीजों को, जरूरी नहीं कि 2 या 2 से अधिक ही हो, कितनी भी ज्यादा हो सकती हैं, उनको आप सारी चीजों को मिला दो। मिलाना इस तो ठीक है, इतना तो आप भी रिलेट कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे मिलाने के साथ एक बात और जाननी जरूरी है कि चीजें मिली हुई तो हैं, बट उनको कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है, मतलब कोई फिक्स्ड रूप से नहीं मिली है। किसी भी चीज को आपने कितना भी ले लिया, सपोज मैं आपसे कहूँ कि भेलपूरी बनानी है, बिल्कुल मिक्सचर ही तो है, मिक्सचर नमकीन भी आती है, तो उसमें आप क्या देखते हो? आप उसमें देखते हो उसमें कुछ खट्टा स्वाद भी है, कुछ मीठा स्वाद भी है, कुछ नमकीन सा स्वाद भी है, तो वो क्या है? वो मिक्सचर है। सेम डैट कि अब मैं मान लीजिए घर में बनानी है भाई, भेलपूरी बन रही है। भेलपूरी का मतलब है कि इसमें बहुत सारा सामान डाला जाएगा। अब मान लीजिए घर में किसी को पीनट्स पसंद है, तो वो ज्यादा पीनट्स ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो ज्यादा फोर्स करेंगे, इसमें मूंगफली के दाने ज्यादा मिला दो, ठीक है ना। किसी को वो बड़े वाले सेव आते हैं ना, वो पसंद है सादे से, तो वो कहेंगे ये जरूर मिलाना भाई। सपोज दैट मम्मी कह रही है कि उनको पसंद है वो भुजिया वाली पतली वाली नमकीन, तो वो मिलाना। अब देखो सबकी चॉइस की चीजें उसमें मिला दी गई है, ठीक? कुछ नापा नहीं गया कि ये 200 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये 50 ग्राम या ये 40 ग्राम, नथिंग। तो मिलके सब क्या आता है यार? वो मिक्सचर। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इतना समझ लो कि मिक्सचर में कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता है, किसी भी चीज का कोई फिक्स्ड रेशियो या कॉम्पोजिशन नहीं देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा आगे। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई किस तरह से फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को हमने ठोस, द्रव और गैस में डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, हमने बात करी कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमने पदार्थ को 2 तरह से डिवाइड कर दिया। क्या? वन इज एलिमेंट एंड द अनदर वन इज कंपाउंड। ठीक है, चलो अब बात आती है, थोड़ा सा पदार्थ के अंदर और घुसते हैं कि भाई ये पदार्थ क्या है। तो देखो एक बात है, क्या एक्चुअली में बात अगर हम करते हैं जब भी मैटर की बेटा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा वो क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या आ गए मैम? देखो भाई मैटर तो मैम आपने अच्छे से समझा दिया, हमें क्लियर भी हो गया कि वो चीज जो स्पेस को करे ऑक्यूपाई और जिसमें अपना कोई ना कोई मास है, वो है मैटर। ठीक है भाई, चलिए उस हिसाब से तो घर में रखा हुआ टीवी, फ्रिज, पानी की ग्लास, सब कुछ मैटर ही है, क्योंकि सब में अपना तो मास है ही है और सभी के सभी स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बिल्कुल श्योर है।
बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं कि मैटर यानी कि ये जो पदार्थ है ये किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो बेसिकली बेटा मैटर यानी कि पदार्थ इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? पार्टिकल्स को हम हिंदी में कहते हैं कण। क्या कहते हैं? कण। ये जो पदार्थ हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। अब आपके मन में आएगा कि मैम ये छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। हमें मैटर तो दिखाई देता है, क्या मैटर के अंदर के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम आपसे कि एक्चुअली में अगर इनको आपको देखना हो तो आपको फिर बहुत ज्यादा क्या है, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं पार्टिकल दिख सकते हैं। वो भी जरूरी नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है ना। बट ये बनते ही मैटर, जब ये बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा होकर के ही मैटर बनाते हैं। या हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कणों से मिलकर के बना है। ये कणों के साइज क्या होते हैं? बहुत ज्यादा ज्यादा छोटे होते हैं। अब आपके मन में आएगा कि मैम हम थोड़ा तो ये भी जानते हैं कि एक्चुअली कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है, उसकी वो जो है उसमें उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एटम्स को हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमने तो ऐसा सुना हुआ है। तो मैं आपसे कहूंगी कि गलत आपने नहीं सुना है। अभी हम 9th क्लास में ही आगे चल करके पढ़ेंगे कि एक्चुअली में एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स मतलब अणु के बहुत सारे उप परमाणु होते हैं, उप परमाणु कण होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। वो भी बात सही है। बट देखो, कभी भी बेटा किसी भी चीज की जब स्टडी की जाती है तो एक्चुअली इनिशियल वे में चीजें बड़ी ही सिंपल सी होती हैं, फिर उनमें और डिटेल स्टडी की जाती है। तो एक्चुअली में सबसे पहले ये माना गया था कि भाई जो कुछ भी जो मैटर है वो नहीं, ये यहाँ तक हम बाद में पहुंचे कि वो उसमें बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो एक्चुअली में एटम्स हैं। और एटम्स को भी हम फर्दर तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। वो आगे की बात है। बट हम इस चैप्टर में जहां भी बात मैटर की कहेंगे तो वहां पे हम हमेशा ही बात बोलेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे मिलकर के बने हैं? पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स कैसे हैं? साइज में बहुत ज्यादा छोटे हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। आई बात समझ में? और बहुत सारे पार्टिकल्स आपको हर एक मैटर में देखने को मिलेंगे, वो चाहे आपकी एयर हो, चाहे फिर वो आपका कोई सॉलिड हो, कोई गैस हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा, क्या कि पार्टिकल्स के एक्चुअली में क्या फिजिकल नेचर है। फिजिकल नेचर क्या है मैटर का? पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है? तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, जब मैटर बना ही है पार्टिकल से, तो जैसी प्रकृति है, जैसे गुण पार्टिकल्स में होंगे, वैसा ही जो है वो आपको मैटर में भी गुण देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैटर ही पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो जो गुण या जो प्रकृति पार्टिकल्स की होंगे, जो फीचर्स पार्टिकल्स में होंगे, जो पार्टिकल्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, वही हम बोल सकते हैं कि मैटर के भी होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में पार्टिकल्स के बारे में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये तीनों को हम डिटेल में एक एक एक्सपेरिमेंट से भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या कह रहा है ये? कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि किसी भी पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, एक स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। अब इस चीज को हम भाई प्रूफ कैसे करेंगे? एक एक्टिविटी के माध्यम से करेंगे। चलो, अब वो एक्टिविटी बेसिकली बेटा क्या होगी? वो कुछ इस तरीके से होगी कि आप एक ट्रांसपेरेंट क्या लेना, एक छोटा सा बीकर लेना, क्या करना, उसमें पानी लेना, और उस पानी में क्या करना, हालांकि आप बोलोगे मैम ये तो हमने किया हुआ है, डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि हम सभी लोग कभी ना कभी शरबत बनाते हैं, कभी ना कभी हम शरबत बनाते हैं, या नमक पानी का घोल होता नहीं, पीला थोड़ा वीकनेस लग रही तो चीनी नमक का घोल पीते हैं, अच्छे से मिला के पानी, सबने किया है ऐसा, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल बात ये कर रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट तो कहना गलत होगा, इसको हम एक्टिविटी बोलेंगे, क्योंकि जो चीजें हमें, जिनके लिए किसी भी बहुत स्पेशल चीजों की नीड ना हो, कोई स्पेशल आर्टिकल्स नहीं चाहिए, किसी स्पेशल मतलब बेसिकली किसी हमें साइंस लैब में जाने की जरूरत नहीं है, तो हम उन्हें सिंपली एक्टिविटी भी कह सकते हैं।
चलो करते हैं ये एक्टिविटी। क्या सीखेंगे इस एक्टिविटी में? हमने देखा कि हमने एक छोटा सा बीकर लिया है ग्लास का, और उसमें पानी लिया, और उसमें हमने 2 स्पून या 1 स्पून सॉल्ट को ऐड कर दिया। हमने क्या किया, इनिशियली जब हमने लिया तो यहाँ पे इस बीकर पे एक मार्क कर लिया, ठीक है, एक निशान देख लिया। जब भी हमने उसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया उससे पहले यहाँ पे एक मार्क कर लिया। क्यों? ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअली में व्हाट इज द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर, कि एक्चुअली बीकर में पानी का स्तर क्या था। ठीक है भाई। अच्छा, ये कभी ना कभी किया होगा ना, छोटे होते हैं बहुत ज्यादा रहता है कब मेरी लंबाई बढ़ेगी, मेरी हाइट कितनी बढ़ी, तो जनरली होता नहीं कि दीवार पे खड़े होकर एक पेंसिल से मार्क कर लेते हैं कि अच्छा इस डेट को मेरी इतनी हाइट थी। फिर 2 महीने 4 महीने बाद फिर से जाते हैं वहां खड़े होते हैं, और अगर देखते हैं कि हम उस निशान से ऊपर निकल गए, इट मीन्स चाहे 2 ही सेंटीमीटर ही हमारी हाइट बढ़ी, बट 2 सेंटीमीटर हमारी हाइट बढ़ी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ऐसा किया होगा, मैंने तो किया है। ठीक है, चलिए फिलहाल बात कर रहे हैं सेम डेट इस बीकर पे हमने क्या कर लिया, एक मार्क कर लिया। ठीक है, क्यों किया? पता चले कि जब भी हम इसमें नमक मिला देंगे तो क्या आफ्टर मिक्सिंग सॉल्ट इन दिस वाटर व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ द वाटर, इज इट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है भाई। तो हमने ये देखा कि जब भी हमने इसमें शुगर शुगर कह लो या फिर आप सॉल्ट कह लो, जब उसमें ऐड कर दिया तो उसके बाद भी और अच्छे से डिजोल्व भी कर दिया, तो हमने देखा नो चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर। भाई जो पानी का लेवल है वो अभी भी वैसा ही है, सेम का सेम। अब दिमाग में एक बात आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने 2 चम्मच चीनी मिलाई तो कहाँ गई वो 2 चम्मच चीनी, भले थोड़ा ही सही, बट वो गई कहाँ? शुगर इज ऑल्सो अ मैटर, उसमें भी तो पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल्स कहाँ चले गए? जादू कैसे हो गया? एक्चुअली में तो भाई लेवल पानी का बढ़ जाना चाहिए था, बट वो नहीं बढ़ा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इससे एक बात प्रूफ होती है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्योंकि अगर एक तरफ है पानी के पार्टिकल्स, भाई क्या है, ये है वाटर के पार्टिकल्स, एक तरफ है क्या, पार्टिकल्स ऑफ वाटर या वाटर के पार्टिकल्स है। भाई पानी के कण बीकर में क्या रहे होंगे, पानी के भी तो बहुत सारे पार्टिकल्स रहे होंगे, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो मैटर। ऑब्वियस सी बात है, मैटर ही तो है पानी भी। अब बात ये है कि डेफिनेटली इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस रहे होंगे, और इन्हीं स्पेस में कौन जाके एंटर कर गए, इन्हीं पानी के यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कौन किनके आ गए। ये अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ व्हाइट कलर से वाटर के पार्टिकल्स, तो मैं यहाँ पे आपसे बात करती हूँ कि यहीं पे हमारे क्या आ गए, ये हमारे आ गए शुगर के पार्टिकल्स। हालांकि ऑब्वियस सी बात है इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं होगा, बट समझाने के लिए कि इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में कौन सा आ गया, हमारे सॉल्ट के या शुगर के पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, अब जब यहाँ पे जगह थी तभी तो ये जो लेवल है वो वैसे का वैसा ही रहा, वो ऊपर या नीचे नहीं हुआ। सपोज डेट हम किसी ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, अगर वहां पे स्पेस होता है तो हम बोल देते हैं कि प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाएगी, आप वहां बैठ जाते हो। बट अगर स्पेस नहीं होता तो आप या तो खड़े होकर के जाते हो, नहीं तो उतर जाते हो, दूसरा कोई देख लेते हो, है ना, दूसरी कोई बस वगैरह ले लेते हो। कहने का मेरा बस इतना मतलब है कि जो प्रॉपर्टी है मैटर की, उसमें से ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। अब उसी स्पेस होने की वजह से इस एक्टिविटी से और प्रूफ हो गया कि भाई आपने शुगर मिलाया तो जो शुगर डिसॉल्व करने के बाद उसके पार्टिकल्स जो है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में अच्छे से सेटल हो गए, इस वजह से पानी के लेवल में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिला। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, dissolve some salt or sugar it with the help of a glass rod. The salt dissolved in the water, but the level of water does not change. This is because the particles of salt get into the space between the particles of water. I hope आप सारे बच्चों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलते हैं बेटा आगे की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, या नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी हमें जाननी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। हाँ भाई ऐसा होता है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो नहीं दिखाई देता है, हमें तो नहीं दिख रहा है कि पानी के जो अंदर पार्टिकल्स है वो जो है वो लगातार मूव कर रहे हैं। तो मैं आपसे बोलूंगी कि बेटा आपको तो पानी के पार्टिकल्स भी नहीं दिखाई दे रहे। क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है।
तो एक्चुअली में क्या, जो चीज नहीं दिखती वो नहीं हो रही है। पृथ्वी लगातार अपनी ही अक्ष पे घूम रही है, हम तो नहीं घूमते लेकिन एक्चुअली में तो घूम ही रही है ना। और उसका रीजन भी आपको ज्योग्राफी में बताया गया कि हमें फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली अर्थ का एरिया इतना बड़ा है, लेकिन हकीकत में तो चीजें हो रही है ना। मीन्स वो चीजें हैं, प्रैक्टिकली प्रूवन है। सेम डेट यहाँ पे भी बात है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। चलो इस एक्टिविटी को फिर से देखते हैं बेटा। फिर से अब बीकर लिया, वही बीकर हमने कहा दोबारा यूज करते हैं, ठीक है। फिर से उस बीकर में पानी लिया, बट अब की बार चीनी और शुगर या फिर सॉल्ट नहीं लेना है आपको, तो फिर अब की बार क्या लेना है, आपको लेनी है एक ड्रॉप इंक। हाँ बिल्कुल, इंक, वही कलरफुल इंक, ठीक है, वो आपको लेनी है और उसे पोर करना है, ठीक है ना। 1 ड्रॉप ऑफ इंक आप जब उसमें डालते हो, तो आप देखते हो कि अनडिस्टर्ब भी हम छोड़ दें, हम ना भी उसे स्टर करें, तब भी हम देखते हैं कि बेटा कुछ समय बाद जो पानी है वो पूरी तरीके से इंक के कलर का हो गया है। ऐसा कैसे हो गया? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा। जब भी हम बात करते हैं 1 ड्रॉप इंक की, है ना, 1 ड्रॉप, ये ठीक है ना, 1 ड्रॉप ऑफ इंक की बात करें या 8 ड्रॉप ऑफ इंक की बात करें, तो एक बात बताना मेरे को, ठीक है। अब बेटा चाहे ये एक ड्रॉप इंक ही क्यों ना हो, इस एक ड्रॉप इंक को जब आप किसी ग्लास स्लाइड पे रखते हो, तो क्या वो स्पेस नहीं लेगी? भले वो इतना सा स्पेस ले, बट लेगी ना, ठीक है ना। हम एक ड्रॉप इंक की बात करें, उसका कुछ ना कुछ तो अपना मास होगा ना, डेफिनेटली मास होगा। यानी कि कुछ भी हो, हम उस एक ड्रॉप इंक को, एक बूंद स्याही को भी मैटर ही कंसीडर करेंगे। और अगर उसे मैटर कंसीडर करते हो, तो एक बात बताओ, उस इंक में भी क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, मेरे को बताओ, ठीक है ना। ड्रॉप ऑफ इंक में पार्टिकल्स ऑफ इंक होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे इंक, जैसे वाटर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो उस इंक के अंदर पार्टिकल्स ऑफ इंक होंगे, बहुत सारे इंक के पार्टिकल्स होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, सेम उसको जिस पानी में मिलाया गया है, तो वाटर के अंदर क्या होंगे, वाटर के पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, पार्टिकल्स ऑफ वाटर होंगे, वाटर के पार्टिकल्स होंगे। अब एक बात बताओ, जब भी ये इंक के पार्टिकल्स मूव करेंगे, तेजी से मूव करेंगे, तो ये वाटर के पार्टिकल्स से जाकर के मिलेंगे, क्या करेंगे, ये मिलेंगे। और जैसे जैसे ये वाटर के पार्टिकल्स के पास जाएंगे, पहुंचेंगे, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये पानी जो है वो कलरफुल हो गया। यानी कि एक बात तो पक्की है कि हमने एक ड्रॉप इंक मान लीजिए एक तरफ डाला था, हमने तो उसे स्टर भी नहीं किया, ये मूव ना कर रहे होते, ये पार्टिकल्स जैसे के जैसे हैं वहीं के वहीं होते, तो क्या ये पूरा का पूरा बीकर का पानी कभी भी कलरफुल हो पाता? डेफिनेटली नहीं हो पाता। इट मीन्स जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो लगातार मूव कर रहे हैं। चलो, अगर ये बात नहीं समझ में आनी, तो एक बात तो और समझनी चाहिए आपको, क्या भाई, हम घरों में अगरबत्ती जलाते हैं, कभी ना कभी जरूर जलाई होगी। चलो अगरबत्ती नहीं जलाई होगी, तो परफ्यूम तो जरूर स्प्रे किया होगा, कि वो भी नहीं किया है? चलो खुद नहीं किया होगा तो किसी को करते जरूर देखा होगा, ठीक है ना। जैसे ही परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो उस कमरे में तो भले ही पूरे घर में ना सही, बट एटलीस्ट उस कमरे में एक कोने में बैठे व्यक्ति को तो जरूर पता चल जाता है कि इसने अभी अभी परफ्यूम लगाया है, डीओ यूज किया है, ऐसा पता चलता है ना। क्यों? कि उसकी इसमें अपनी एक फ्रेग्रेंस होती, क्योंकि जब आप स्प्रे करते हो तो बाहर जो निकलता है, ठीक है ना, उसमें भी क्या है, वो जो गैस निकल रही है एक्चुअली में फिल्ड विथ लिक्विड जैसा है वो गैस, बट उसके वो भी तो एक पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स हवा में मिलते हैं और मूव करते हैं। मूव नहीं करते होते तो कैसे अगरबत्ती के जलाने या परफ्यूम के स्प्रे करने से दूर कमरे में बैठे व्यक्ति को भी उसकी खुशबू उस तक पहुंच जाती है? मूव कर रहे, वो बंदा तो नहीं उठ के गया वहां पे, वो पर्सन तो मूव करके नहीं गया, तो कौन उस तक पहुंचा? ऑब्वियस सी बात है, वो गैस के पार्टिकल्स उस तक पहुंचे, मूव कर रहे हैं ना, तभी ना। तो आई होप अभी तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होगे कि पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ठीक है ना। चलिए,
और ज्यादा अगर आपको समझना हो तो एक बात और बताती हूँ मैं आपको। जब घर में बनता है खाना, कुछ स्वादिष्ट सा खाना बनता है, और जब तुम स्कूल से आ रहे होते हो, तो गेट पे पहुंचते ही तुम्हें पता चल जाता है कि आज मम्मी ने बनाया है सूजी का हलवा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो सूजी का हलवा उसके कैसे, अब तुम तो किचन तक पहुंचे भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो उसकी खुशबू है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो स्पीड है ना, सॉरी, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो भी क्या कर जाएगी? वो भी इंक्रीज कर जाएगी, सडन इंक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जितना ज्यादा जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हाँ, ठंडे खाने के पास तो तुम्हें इतनी अच्छे से नहीं महक आती। अब वही सूजी का हलवा ठंडा हो जाएगा, तब क्या गेट से पता चलेगा? या कोई स्पेशल करी बन रही थी तब पता चलती जब वो बन रही होती। बनने के बाद ठंडा होने पे नहीं, क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो अब उतनी ज्यादा स्पीड नहीं है पार्टिकल्स में। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं भाई। हमने देखा कि द इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर, सॉरी, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का और वाटर का और इंक का, और उन दोनों के मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? ये इंटरमिक्सिंग हुई, आपस में ये मिले। टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। अगरबत्ती के जलने से उसकी महक का आप तक पहुंचना, स्वादिष्ट खाने के बनने से, किसी करी के बनने से, किसी हलवे की महक का आप तक पहुंचना, परफ्यूम का, स्प्रे का, ये सारे के सारे क्या है? डिफ्यूजन है। सेम डेट इंक का भी पानी में मिलना, क्योंकि दोनों, चाहे वो इंक के पार्टिकल चाहे वाटर के पार्टिकल्स, दोनों मूव कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ मूव करते करते एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार क्या करते हैं? मूव करते हैं। चलो अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, डेट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स है मैटर की, वो दूसरे को अट्रैक्ट करते, बिल्कुल करते। हमें अच्छे से पता है, जब भी बात करते हैं हम सॉलिड की, तो सॉलिड होता है रिजिड, उसको तोड़ना है बहुत ही ज्यादा मुश्किल। आप आसानी से कभी भी सॉलिड को तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते हो? क्योंकि एक्चुअली में चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेज हो, यही तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया था मैटर को। इनका बेटा क्या होता है? इनका अपने आप में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में। हालांकि जब भी हम बात करते हैं सॉलिड की, तो वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए भाई बहुत ज्यादा ताकत। बात करें लिक्विड के, तो पानी में आप हाथ को आराम से क्या कर सकते हो? फैला सकते हो। तो ये भी है कि अट्रैक्शन तो है, बट उतना ज्यादा नहीं है। बात करें गैसेस की, तो गैसेस में तो और भी ज्यादा आप इजिली अपने हाथों को स्प्रेड कर सकते हो। इट मीन्स वहां भी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, बट बहुत ज्यादा कम है। तो यही वहां बात बोली गई थी, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग। आप किसी भी तरह से हैमर करके आयरन नेल को, किसी पीस ऑफ चौक को या रबर बैंड को ब्रेक करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चौक, लेस देन लेस इजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स देन इन द रबर बैंड और चौक। ठीक है ना? ये तो भाई सिंपल सी बात है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हम बात करते हैं तीन डिफरेंट कैटेगरीज की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हालांकि हम ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, बट अच्छे से फिर से एक बार समझेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। हाँ, ये वही सॉलिड, नाम से ये सॉलिड ठोस कहते हैं, नहीं, बड़ा सॉलिड बंदा है। सॉलिड बंदा से मतलब क्या है? कि अपनी बात पे ही टिका रहता है, मेहनत करता है, ओबीडेंट है। मतलब जो चीजें जैसी हैं वो चीज वैसी ही रहेंगी, ऐसा नहीं है कि किसी की बात में इन्फ्लुएंस हो जाना या आलस करना। कहते हैं सॉलिड है मतलब चीजों को लेकर के क्या है? बहुत ज्यादा डेफिनेट है। तो वैसी ही बात होती है सॉलिड की, कि सॉलिड की जो शेप है
और जो वॉल्यूम है वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। आप कभी भी देख लो, आपके घर में रखी हुई जो मेज है, अनटिल अनलेस कि आप उसे तोड़ ना दे, उसका जो शेप है वो एक फिक्स्ड है। वो जितनी जगह लेती है वो उतनी ही जगह लेगी, चाहे आप उसे उठा के कहीं भी रख दो, क्योंकि इसका शेप नहीं चेंज होने वाला है। बजाय तुम खुद से देख लो किसी ऐसी चीज को, जो अगर बात करें लिक्विड्स की, तो इनके शेप तो नहीं फिक्स्ड होते हैं। खुद से ही देखा है सबको, वाटर बॉटल में वाटर बॉटल के शेप का, ग्लास में ग्लास के शेप का, बाउल में पानी रख दो तो बाउल के शेप का। तो इनके शेप तो नहीं फिक्स्ड है, लेकिन बात हम सॉलिड की करते हैं तो इनके शेप भी फिक्स्ड होते हैं और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। ये इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड है कि इनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। तो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। अब ये इतने कम है, खुद से सोचो, ये स्पेस इतना कम है कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। तो इन्हें ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, ठीक है ना। और इसी वजह से स्पेस इतना कम है कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण बल है वो बहुत ही ज्यादा है। किसकी बात करें, जब भी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो बहुत ज्यादा कम है। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, आप इन्हें बहुत कम कंप्रेस कर सकते हो। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, और इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी बहुत कम होता है ना। आप इन्हें, आप देख लो किसी मेज को दबा के कोशिश करो कि चलो भाई इसका आज शेप चेंज करेंगे, आसान है नहीं। हाँ, आप उसे तोड़ सकते हो, आप उसे कुछ किसी चीज से काट सकते हो, वो एक अलग चीज होती है। कंप्रेस करने का मतलब है किसी चीज को दबा, जैसे क्ले है, क्ले की अगर हम बात कर रहे हैं, हालांकि उसको भी हम सॉलिड में कंसीडर करेंगे, बट हर ऑब्वियस सी बात है कि मैटर, हर मैटर का नेचर भी तो अलग होता है ना। जनरली हम बात करें सॉलिड्स की तो कैसे होते हैं, ये रिजिड होते हैं नेचर में, ठीक है। आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं लिक्विड्स की। जब भी बात करते हैं लिक्विड्स की तो एक चीज याद रखें, लिक्विड के साथ एक टर्म जरूर आता है, वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और वो टर्म है इंटरमीडिएट। ये बेचारे क्या होते हैं, ज्यादातर हर बात में आप ये टर्म देखोगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, वो टर्म क्या है, वो टर्म है इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बेसिकली बीच का। अब इस तरह से सोचो ना, अभी आप 9th में हो, फिर आप 10th क्लास में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे, और लास्टली आपके स्कूल की जो लास्ट क्लास होगी दैट इज द 12th क्लास, और उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट क्लास। अब सोचो ना, तो उसे इंटरमीडिएट क्लास क्यों कहते हैं, लॉजिकली अगर हम बात करें तो हम उसको इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं बेसिकली बेटा, क्योंकि वो, आप क्या करते हो जब 12th क्लास पास आउट करते हो तो आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, स्कूल खत्म होता है आपका, कॉलेज में एडमिशन होता है। यानी कि जो इंटरमीडिएट क्लास है वो एक तरीके से लिंक करती है आपके कॉलेज और स्कूल को, ठीक है ना। बस इसको पास आउट करके ही तो आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना। तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि बीच का इंटरमीडिएट क्लास है। अब बात आती है कि लिक्विड्स के लिए हम क्यों कहते हैं, क्योंकि लिक्विड्स की ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब क्या है, कि सॉलिड से तो कम है बट गैसेस से ज्यादा है। बात करूं, अगर हम बात करते हैं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स की, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे बात आती है इंटरमीडिएट की, कि भाई लिक्विड के, देखो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होंगे बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, जैसा भी आपने देखा था। जब भी बात हम लिक्विड के पार्टिकल्स की करते हैं तो ये इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के पार्टिकल तो भाई बहुत ही ज्यादा ज्यादा दूर होते एक दूसरे से। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम, जैसे यहाँ पे बात करूं मैं आपसे, ठीक है, अब अगर बात करते हैं सॉलिड के पार्टिकल, तो सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होंगे कि भाई एकदम टाइटली पैक्ड है, नो स्पेस बिटवीन देम, एक तरीके से कहो, ये लिटिल स्पेस बिटवीन देम। जब भी हम बात करें लिक्विड की, तो भाई जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनके बीच में तो भाई थोड़ा स्पेस होता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं गैस के पार्टिकल्स की, तो इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। इसीलिए तो इनको सबसे ज्यादा इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं, सॉलिड को तो हम कर ही नहीं सकते कंप्रेस, ठीक है। चलो, अब बात ये है कि एक्चुअली में इंटरमीडिएट शब्द की, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज
इंटरमीडिएट मीन्स सॉलिड से क्या होगा, ज्यादा होगा, गैसेस से कम होगा। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर मीन्स इनका शेप कभी फिक्स नहीं होता है, बट वॉल्यूम फिक्स होता है, ज्यादा हल्के में भी नहीं लेना है। अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी बीकर में भी 1 लीटर रहेगा, बॉटल में भी 1 लीटर रहेगा, आपकी बकेट में भी 1 लीटर रहेगा, चाहे जहां रहे वो रहेगा 1 लीटर ही। शेप जरूर अपना चेंज कर लेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज लिक्विड की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। अब देखो फिर से इंटरमीडिएट, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है तो सही, बट वो कैसा है, इंटरमीडिएट है। सॉलिड से तो ज्यादा है, सॉलिड से तो कम है, बट गैसेस से ज्यादा है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो भी इंटरमीडिएट है, फिर से वही बात है। यानी कि हम बात करें तो क्या होगा, सॉलिड से क्या है भाई, मूवमेंट ज्यादा है, बट गैसेस से कम है। गैसेस के तो बिल्कुल ही कतई आवारा टाइप पार्टिकल्स है, मीन्स एकदम दूर दूर एक दूसरे से, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स है। इसी वजह से मैं आगे चल के बताऊंगी कि गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, दे आर लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल तो है हमारे लिक्विड बट लेस कंप्रेसिबल है। दे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, अब इनमें डिफ्यूजन ज्यादा होता है बट सॉलिड से तो ज्यादा ही होता है। लिक्विड से ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा, ठीक है। बात करते हैं गैसेस की। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। भले उनकी बात करते तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड था लिक्विड्स का, इन गैसेस का ना तो शेप फिक्स्ड है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है, तभी तो मैंने कहा ना ये कतई घुमक्कड़ है। गैसेस ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में रखो उसके पूरे स्पेस को क्या कर लेते, ऑक्यूपाई कर लेते, क्योंकि मूवमेंट इतना तेज है ना इनके पार्टिकल्स का, खूब आराम से इधर से उधर ये मूव करते रहते हैं। चलिए बात करते हैं, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। मैंने आपको यहाँ पे देख भी सकते हो कि इनके बीच का स्पेस कितना ही ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा ही कुछ सीन आपको दिखाई पड़ा था सॉलिड्स में? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। अब भाई जब इतने दूर है, एक हो गए सॉलिड एकदम टाइटली पैक्ड, एक हो गए लिक्विड पैक्ड तो है बट उतने ज्यादा, और एक हो गए गैसेस। अब बताओ, तो जब इतने लूजली पैक्ड है तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी क्या ही होगा, बहुत कम होगा, मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। चलिए, दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, ये चीज इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं, कौन है जो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, तो वो है हमारे गैस के पार्टिकल। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। एक बार किसी ने परफ्यूम लगाया नहीं, घर में उसने बॉटल खोली नहीं कि उसकी महक पहुंच गई। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं भाई, बात करते हैं अवस्था परिवर्तन की, चेंज ऑफ स्टेट। जब भी बात आए परिवर्तन की तो एक बात तो समझ लेना कि क्या परिवर्तन आसानी से होता है, बिल्कुल भी नहीं। चलो एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल दूं, आज के टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, रोज डेली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मई का महीना चल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। और हम क्या देख रहे हैं कि हम रोज सोचते हैं कि आज अच्छे से बारिश हो, आज अच्छे से बारिश हो, बट नहीं हो रही। बट डेफिनेटली बारिश होगी, मई एंड में, मई के मिड में बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, और जून जुलाई तो बहुत बारिश होगी मानसून में। परिवर्तन होगा कि नहीं? क्या ये परिवर्तन आसानी से हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अप्रैल से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, मार्च से ही बेसिकली, मार्च अप्रैल और मई तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और आपको पता भी होगा, वाटर साइकिल आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ये वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में बन बन के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर एक्यूमुलेट होते होते जब ही क्या होगा, एयर के अंदर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, और क्या बन जाएंगे, बादल, क्लाउड्स बन जाएंगे, और वाटर की जो वेपर्स ऊपर जाके ठंडी होंगी, ड्रॉपलेट्स बनेंगे, क्लाउड बनेंगे जिनमें पानी भरा होगा, तब जाकर के बारिश होगी। और सोचो क्या होता है, इतनी दिन से ये प्रोसेस चल रहा है, तब जाके परिवर्तन हो रहा है। कहने का मेरा मतलब ये था कि परिवर्तन, क्या अवस्था का परिवर्तन इतना इजी है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये किस प्रकार होता है, दो बातें हैं यहाँ पे। परिवर्तन के लिए जब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट की, तो दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से वन इज प्रेशर। सबसे पहली जो चीज है वो है प्रेशर, और दूसरी चीज है टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है परिवर्तन के लिए। अगर चेंज नहीं होगा प्रेशर में, चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में, तो अवस्था का परिवर्तन आसानी से नहीं होने वाला, स्टेट में चेंज नहीं होने वाला। तुम फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हो बर्फ को, वो मेल्ट होके वाटर फॉर्म करती है, तो क्या वो अपने आप ऐसा हो रहा है? नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है, डेट इज टेम्परेचर। क्योंकि जैसे ही तुम रूम टेम्परेचर पे लाते हो, टेम्परेचर क्या होता है उसका, बढ़ एक तरह से टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्रिज के अंदर कम टेम्परेचर था, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, उसने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। आप कहोगे मैम प्रेशर फिर क्यों बोला आपने? बिल्कुल, हमारे घरों में हम कहते हैं ना गैस सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, हालांकि मैं बताऊंगी आपको भी शायद इसी क्लास में या इसके नेक्स्ट लेक्चर में, चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है भाई, प्रेशर का इफेक्ट। लेकिन अभी के लिए इतना समझो आप, वहां पे तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि बाय अप्लाइंग प्रेशर, आप प्रेशर को अप्लाई जब भी करते हो, तो जो ये एयर होती है, जो गैस है, उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे सिलेंडर के अंदर, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर क्या है, अंदर जो गैस है वो लिक्विड के फॉर्म में है। भला कैसे चेंज किया उसने अपने आप को? क्योंकि तुमने उस पे इतना ज्यादा प्रेशराइज करके उस गैस को उसके अंदर फिल किया है। फील करके देखना कहते हैं सिलेंडर, और जब आप उसे मूव करोगे तो आपको उसके अंदर लिक्विड फील होगा। बट ये काम करना किसके है? बड़ों की निगरानी में कभी भी। क्यों? अच्छे से उसका रेगुलेटर वगैरह बंद होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ना गैस क्या है, फ्लेमेबल सब्सटेंस है, आग भी लग सकती है, तो सावधानी से। कहने का मेरा मतलब ये कि प्रेशर इन टेम्परेचर में चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है अवस्था परिवर्तन के लिए। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, टेम्परेचर मिला ना उसे अधिक। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू द गैसेस, यानी कि तुमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, वो लिक्विड जो है, सॉरी जो सॉलिड है, बर्फ जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तुमने टेम्परेचर और बढ़ाया, जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो गया, स्टीम में चेंज हो गया। स्टीम इज अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, सबको पता होगा ना, स्टीम इज अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। भाई जो भाप है वो एक्चुअली में क्या है? स्टीम इज अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पे बात बोलेंगे क्या, कि भाई स्टीम जो है वो क्या है, भाप जो है वो इज अ गैसियस गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, है ना? चलिए, तो ये कैसे हो रहा है पॉसिबिलिटी चेंज इन स्टेट की? बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। और जब भी इस बर्फ, सॉरी जब भी इस वाटर वेपर को आप कूल करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को फिर और कूल करोगे, जैसे वाटर वेपर क्या है, कंडेंस हुई लिक्विड बना, लिक्विड को हमने और टेम्परेचर कम दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। चलिए, तो दिस ऑल अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ पे आपने दो बातें समझी, प्रेशर और टेम्परेचर का कितना बड़ा योगदान है चेंज ऑफ स्टेट के लिए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अवस्था परिवर्तन की, क्या क्या भाई कहा जाएगा। सॉलिड स्टेट को जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना, तो हमने उसे हीट प्रोवाइड की। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना, तो आप उसे कूल करोगे। लिक्विड स्टेट को आप हीट अलग दोगे तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा, और गैसेस स्टेट अगेन अगर आप कूल करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर। अब बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। जब आइस को वाटर में कन्वर्ट होना है तो ये कहलाता है मेल्टिंग। क्या कहोगे इसे? संगलन या पिघलना या गलना भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे? हम इसे बोलेंगे पिघलना या गलना, या फिर इसी को बोला जाएगा मेल्टिंग। ठीक है, अगेन मैं अगर आपसे बात करती हूँ कि भाई ये बॉइलिंग वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका कहलाएगा बॉइलिंग। क्या कहलाएगा बेटा? बॉइलिंग कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है मेरी बात सभी को? चलिए, अब आगे की ओर बात करते हैं। हम बात करते हैं कि व्हाट इज मेल्टिंग। देखो, मेल्टिंग तो मेरे सारे बच्चे समझते हैं, मैम आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, चॉकलेट पिघल जाती है। लेकिन मैम हमने ये संलयन शब्द पहली बार सुन रहे हैं, हम सेम डेट इंग्लिश में फ्यूजन शब्द पहली बार सुन रहे हैं। तो आप जानना कि मेल्टिंग को ही फ्यूजन भी कहते हैं, पिघलने को ही हम संलयन भी कहते हैं।
आई बात समझ में? चलिए, अब बेटा बात क्या है, बहुत ध्यान से समझो कि अब यहाँ पे सारे बच्चे विशेष तौर पे मेरी बात को समझना लॉजिकली। देखो बेटा, जब भी आइस थी तो कैसी थी? सॉलिड स्टेट में थी। आई बात समझ में? आइस किस में है? सॉलिड स्टेट में है ना? चलो, जब ये आइस मेल्ट हुई, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बार बार कह रही हूँ, बात समझाना चाहती हूँ कि जब ये मेल्ट हुई तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुई। लिक्विड कहने से मतलब मेरा ये है कि वाटर में कन्वर्ट हुई। ठीक है, चलो बेटा, जब ये आई सॉलिड थी तो हमें पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर ये पार्टिकल्स ही एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बस देखो, पार्टिकल्स वही, अब ये ना कहना मैम ये तो छोटा डॉट लग रहा है, वो समझो, पार्टिकल्स की बात करें, सेम वही पार्टिकल्स अब एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। आई मेरी बात समझ में? अब जब ये एक दूसरे से दूर हो गए तो ये किस स्टेट में आ गए? ये लिक्विड स्टेट में आ गए। चलो, अब मेरी बात को समझो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुए होंगे? ये एक दूसरे से थोड़ा दूर कैसे हुए होंगे? ये तब एक दूसरे से थोड़ा दूर हुए जब आपने इन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? जब आपने इन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड किया। जब आपने ये टेम्परेचर इन्हें दिया, हीट दिया। टेम्परेचर कैसे मिला? इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपने उठा करके इसको बर्नर के ऊपर रख दिया, चूल्हे पे चढ़ा दिया, बर्फ पिघलने लगेगी। अल्टीमेटली ये जो हीट तुम दे रहे हो, ये हीट क्या कर रही है? बात को समझो, ये हीट इन पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने का काम कर रही है। वो क्या कोशिश कर रही है कि भाई मैं इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो टाइटली एक दूसरे से पैक्ड है, इस अट्रैक्शन फोर्स को अगर मैं ब्रेक कर पाऊं तो ये दूर दूर हो जाएंगे। जैसे ही ये दूर हुए तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मैटर, यानी लिक्विड भी एक मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट, स्पेस बिटवीन देम कैसा है? इंटरमीडिएट है। सॉलिड से थोड़ा ज्यादा है, गैस से थोड़ा कम है। जैसे ही स्पेस बढ़ेगा तो ये चाहे ना चाहे इन्हें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तुमने दूसरे घर के गुण अपने अंदर लिए तो तुम उसी घर के कहलाओगे। अब तुम आइस के घर के तो नहीं कहलाओगे ना। बस समझो, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे बीच का अट्रैक्शन फोर्स मैंने तोड़ दिया है और तुम्हारे पार्टिकल्स के बीच में जो जगह पहले बहुत कम थी, अब उसको मैं दूर लेके आ गया और तुम्हारे बीच में जगह क्या हो गई है? मोर स्पेस हो गया है। ठीक है ना? तो एक्चुअली में ये हीट क्या काम कर रही है? हीट इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने का काम कर रही है, और यही कार्य करके वो इसके स्टेट को भी चेंज कर पा रही है। आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझे होंगे सभी बच्चे। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विथ ग्रेटर स्पीड। जैसे ही तुमने इसे गर्म किया, वैसे ही कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। ठीक है ना? अब वो और तेजी से मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो क्या होगा? सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू द लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। मैं बार बार इसलिए सारे नाम मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। कभी कभी आपसे मेल्टिंग नहीं पूछेगा, फ्यूजन पूछेगा, आपको पता दोनों ही होगा। बट अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो आपको कैसे ही पता चलेगा कि यहाँ पर हमें मेल्टिंग के बारे में ही बताना है? ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भाई ये नई चीज क्या आ गई? लेटेंट। लेटेंट का मतलब सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा बेटा, लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, छुपा हुआ। अब आपके मन में आ गई बात कि मैम एक सेकेंड, हिडन। अब आपके मन में बात है कि मैम की हिडन, छिपा हुआ क्यों आ गया भाई शब्द?
बस मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। ये भी काम हम एक एक्टिविटी के माध्यम से, सॉरी, इस टॉपिक को भी मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आप एक बात को पढ़िए और जानिए, फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो बात क्या है? वो बात ये है कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें कोई जो सॉलिड है वो पिघलना शुरू करता है, उसे हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, कि भाई वो मेल्ट होने लगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या मैम सारे सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट एक जैसे होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, सारे सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। चलो, अगर ऐसा होता होता तो सोचो, घरों में दरवाजे धूप में लगे हुए हैं, गाड़ियां कितनी चटक धूप में चल रही है, मेल्ट ही हो जाती। मैटर ही तो है, लोहा भी तो मैटर ही है ना, आयरन एक एलिमेंट ही तो है ना। नहीं, लेकिन सोच लो, सोचो, बर्फ तो बेचारी कमरे के बाहर, सॉरी, फ्रिज से बाहर निकलते ही पिघलना शुरू कर देती है। तो बात करता है कि हर मैटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है ना। चलिए, किसी के मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं तो किसी के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए, तो बात करते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत, मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो मेल्ट होने लगती है। केल्विन में हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273 कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। यानी कि ये 273 केल्विन की मैं आपसे बात करूं, या फिर मैं आपसे बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस की, तो ये दोनों क्या है? ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अब कहते हैं मैम वो बात तो समझ में आती है, ये हिडन वाली बात बताओ, बस अब उसी पे आ रहे हैं। आपने लिया एक बीकर, और बीकर में भरी बहुत ठंडी सी बर्फ। बहुत ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। आपने लिया एक बीकर, उस बीकर में भरी है बहुत सारी आइस यानी कि बर्फ। साथ ही साथ आपने यहाँ पे उसके साथ अटैच किया एक थर्मोमीटर और एक ग्लास का एक, जैसे कि कुछ भी चीज जो अच्छे से उसे डिजोल्व कर सके, है ना, एक तरह से मूव करने के लिए बर्फ को। इस बीकर में ये है आइस, और ये इस तरह से एक स्टैंड लगाया है, सो डेट कि इस बीकर को मैं अच्छे से बर्नर पे रख सकूं और बर्फ को गर्म कर सकूं। हम क्या देखते हैं कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमने देखा कि जब भी हम गर्म करते हैं तो एक बात तो पक्की है, क्या है? कि गर्म करने में बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी, फॉर श्योर पिघलेगी बर्फ। अब जब ये बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी, तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। चलिए, जैसे ही हमने बर्नर को ऑन किया, गैस चालू करी, फ्लेम निकलना स्टार्ट हुई, हमने देखा कि बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी। चलिए, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बात ये हुई कि इनिशियल स्टेज पे मैं देख रही थी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब हमारी बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट हुई, लेकिन हमने देखा कि कुछ ही समय बाद बर्फ तो अभी भी पानी में बदल रही है, लेकिन थर्मोमीटर पे टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा। जबकि हमने देखा कहीं ऐसा तो नहीं गैस बुझ गई। मैं कहा नहीं भाई, गैस तो नहीं बुझी है, गैस अभी भी जल रही है, फ्लेम अभी भी जल रही है, लेकिन थर्मामीटर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। चेंज देखने इन द सेंस कि अब टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। अब दिमाग में बात आई कि भाई फिर मैं जो जो इतना फ्यूल इसको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो इस फ्यूल से भाई गर्म है, बर्तन गर्म हो रहा है, ये हीट कहाँ जा रही है? जब ये हीट हमें थर्मोमीटर में नहीं दिखाई दे रही, रिफ्लेक्ट होती, भाई हीट थर्मोमीटर में कैसे दिखाई देगी? टेम्परेचर बढ़ेगा, 20, 30, 40, 50, 100 बढ़ता जाए, फिर 120, 130। कहने का मतलब है चाहे जिस भी तरीके से बढ़े, बट बढ़ता हुआ हमें दिखाई तो दे थर्मोमीटर पे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, बर्फ तो लगातार पिघल रही है, बर्फ पिघलने में कोई दिक्कत नहीं, बर्फ भी है, मतलब पिघल रही है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बीकर में बर्फ है। लेकिन समझ में एक बात नहीं आ रही कि ये टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, ये हीट कहाँ जा रही है। एक्चुअली में होता ये है बेटा कि जब ही ये जो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता दिख रहा है, उसके पीछे का रीजन है। एक्चुअली में इनिशियल स्टेज पे तो क्या होता है, जैसे ही बर्फ का टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब हीट आप प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर बढ़ता है, वो दिखता है। लेकिन बाद में वो सारी की सारी जो हीट है वो इन सॉलिड पार्टिकल्स किसके? पार्टिकल्स ऑफ आइस। सॉलिड पार्टिकल से मतलब क्या है यहाँ पे?
पार्टिकल्स ऑफ आइस एक तरह से क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स। इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में खर्च हो रही, यूटिलाइज हो रही है। अब वो हीट यहाँ पे जा तो लगातार रही है, वो हीट लगातार इन बीच पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स उसको तोड़ने में खर्च तो हो रही है, लेकिन वो राइज इन टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही। यानी कि वो हीट है, बट वो हीट छिप रही है। छिप कहाँ रही है, छिपना शब्द कह सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें दिख नहीं रही ना थर्मोमीटर, इसलिए इसके लिए हमने लेटेंट शब्द यूज किया है कि हीट जा रही है, हीट यूटिलाइज हो रही है, बर्फ पिघल रही है, बट थर्मोमीटर में नहीं दिखाई दे रहा, टेम्परेचर राइज होता है, इसलिए हमने इसे बोल दिया लेटेंट। बट एक्चुअली में तो देखा जाए ये यूटिलाइज हो रही है। कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, इन पार्टिकल्स के टू ब्रेक द या टू ओवरकम द अट्रैक्शन फोर्स। ये हीट क्या काम कर रही है, टू ओवरकम। क्योंकि भाई जब तक ये अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं करेगी ये जो हीट है, तब तक क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट देखने को नहीं मिलने वाला। तो टू ओवरकम द अट्रैक्शन फोर्स to overcome the attraction force between the particles of between the particles of to overcome the attraction force between the particles of solid यानी कि आइस, ठीक है ना, so that ice can be converted या can be changed into so that ice can be changed into water यानी कि लिक्विड। आई बात समझ में, लेकिन क्योंकि थर्मोमीटर पे नहीं दिख रही थी, बस इसलिए हम इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि संलयन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब यही बात कही जाती है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड यानी कि 1 kg ऑफ आइस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे ये शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है तो साथ में बहुत सारी चेंज हो जाती है चीजें। तो यहाँ पे बात की गई कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर हम उस एटमॉस्फेयर में 1 किलोग्राम सॉलिड यानी कि बर्फ को क्या करते हैं, सॉलिड इनटू लिक्विड में चेंज होती है एज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे हम इसमें, इसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि आप जितनी उसको ऊष्मा दे रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कि 1 किलोग्राम बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है आपका 273 अप्रॉक्स कह सकते हो 273 केल्विन। यानी कि अगर हम वैसे बात बोले सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ठीक है। सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ठीक है भाई। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और जानते हैं कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ये जो ऊष्मा है, जो हीट एनर्जी है, जो हमारी ऊष्मा एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो कहाँ पे जा रही है, चेंजिंग द स्टेट। किस लिए, बाय ओवर, कैसे ओवरकम कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में। तब जाकर के कहीं पे आपको चेंज इन स्टेट देखने को मिल पाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी, अब यहाँ पे बात बताया गया कि भाई जस्टिफाई किया गया इस बात को, जो खैर मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हम क्यों ही कहते हैं इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एज दिस हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम क्या बोलेंगे,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बॉइलिंग। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर अच्छे से खत्म होता है। मिलती हूँ आपके साथ में नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के बचे हुए बाकी टॉपिक्स के साथ में। आई होप आप सभी बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत आसान तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ आपको रिलेट करा सकूं, टॉपिक को आपको इन्वॉल्व कर सकूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। जब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा तभी ना आप आगे पढ़ोगे। लेकिन बेटा पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है शेयरिंग, क्योंकि जब भी आप शेयर करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन मिलती है टॉपिक से रिलेटेड, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो चीजों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ में, इसी चैप्टर के साथ में दूसरे टॉपिक आपके साथ में शेयर करूंगी, जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।